मैड कैम क्लासेस की इस नई सीरीज़ डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम रोज़ की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी न्यूज़पेपर की और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको विद इन 15 मिनट्स डिस्कस करेंगे और उन सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ के साथ और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2023? तो ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है मोहनलाल को। आंसर सी, मोहनलाल जो है उनको ये दिया गया है। दादा साहब, अब देख लेते हैं अपन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो क्या है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये मलयालम सिनेमा के अभिनेता है मोहनलाल। ये जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद में द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट विज्ञान भवन। ये जो अवार्ड है ये दिया गया विज्ञान भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ये सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी ये जो है हाईएस्ट ऑनर है इन फील्ड ऑफ सिनेमा। इसको स्टार्ट किया गया था 1969 में और इसको फर्स्ट कौन थे जिन्होंने ये जो है अवार्ड प्राप्त किया था? वो थी देविका रानी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है उसमें सवाल जो है वो है वेयर इज़ द बगराम एयरबेस लोकेटेड? बगराम एयरबेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नियर इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नियर बगदाद इराक, ऑप्शन सी है नॉर्थ ऑफ काबुल अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है नियर कंधार अफगानिस्तान। तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है नॉर्थ ऑफ काबुल अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। तो बगराम एयरबेस के बारे में जान लेते हैं और कि न्यूज़ में क्यों था ये भी जान लेते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ये पूर्व नहीं है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान तालिबान सरकार को बगराम एयरबेस का नियंत्रण वापस करने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो है अफगानिस्तान को ये कहा है आप जो है अपना बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका को सौंप दें। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इसे बिना किसी कीमत के दे दिया था और बगराम रणनीतिक रूप से स्थित है। यहाँ चीन अपनी परमाणु मिसाइलें बनाता है, वहीं से ठीक 1 घंटे की दूरी पर है। बगराम एयरबेस काबुल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये काबुल के पास में है और बगराम एयरबेस जो है अमेरिका ने डेवलप किया था और अमेरिका इस पर वापस नियंत्रण चाहता है, क्योंकि ये जब तालिबान को जो है ये सौंप कर चला गया था अमेरिका, और अमेरिका चाहता है अब कि ये बगराम एयरबेस जो है वापस उसके पास आए। ये 2021 में वापसी से पहले ये अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था और 2021 से ये तालिबान के नियंत्रण में। तालिबान क्या है? तो ये सरकार है जो अफगानिस्तान में रूल कर रही है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है चीन के नए के वीज़ा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ चाइनाज न्यू के वीज़ा? तो ये के वीज़ा क्या है और इसका पर्पज़ क्या है? तो ऑप्शन ए है पर्यटन या पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म। दूसरा है कृषि क्षेत्र में कार्य या वर्क इन एग्रीकल्चर। सी जो ऑप्शन है वो है वैश्विक प्रतिभाओं विशेषकर स्टेम क्षेत्र में युवाओं पेशेवरों को आकर्षित करना, अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट स्पेशली फ्रॉम यंग प्रोफेशनल इन स्टेम फील्ड्स। तो ये स्टेम फील्ड्स क्या है ये भी अपन देखेंगे। चीन विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए लोगों को आकर्षित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो वैश्विक प्रतिभाओं विशेषकर स्टेम क्षेत्र में युवा पेशेवरों को आकर्षित करना। तो के वीज़ा देख लेते हैं। के वीज़ा किसका है? पहले तो के वीज़ा स्टार्ट किया चाइना ने। चाइना इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वीज़ा कैटेगरी कॉल्ड के वीज़ा टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट स्पेशली यंग प्रोफेशनल इन स्टेम फील्ड। स्टेम क्या है? स्टेम एक एक्रोनिम है किसका? एस का मतलब है साइंस, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग और एम का मतलब है मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड के लोग हैं, उनको जो है चाइना में आने के लिए इन्होंने एक वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, के वीज़ा जिसका नाम है, ये है के वीज़ा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा पत्र को अपनाया गया है। द विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड एट द कॉन्फ्रेंस टू। तो किसके लिए विशाखापट्टनम घोषणा पत्र जो है अपनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए, या भारत में ई गवर्नेंस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूरवर्ती रणनीति की रूपरेखा तैयार की जा सके इसके लिए, राज्य बजट आवंटन की घोषणा की जा सके इसके लिए, या नए रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ की जाए। तो विशाखापट्टनम जो डिक्लेरेशन है वो किसके लिए है? टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन आंध्र प्रदेश, आउटलाइन अ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी टू एडवांस इंडियाज ई गवर्नेंस एजेंडा,
अनाउंस स्टेट बजट एलोकेशंस एंड लॉन्च न्यू रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये जो है रिलेटेड है ई गवर्नेंस से। ई गवर्नेंस को रूपरेखा तैयार, दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने के लिए विशाखापट्टनम घोषणा पत्र शुरू किया गया है। तो ये क्या है विशाखापट्टनम घोषणा पत्र, देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, जिसको अपन कहते हैं NCEG, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है इसने बनाई है। DRPG जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये जो विभाग है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है मंगलवार को विशाखापट्टनम में आयोजित किया और इस समय में विशाखापट्टनम घोषणा पत्र को अपनाया गया। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र उस 2 दिनों का जो सम्मेलन था, 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के ई गवर्नेंस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी रणनीति को तैयार करने के लिए पहल की गई है। मतलब विशाखापट्टनम में जो ये सम्मेलन हुआ 2 दिन में, इसमें जो जो चीज़ें डिक्लेयर हुई उस सबको इन्होंने विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के नाम से पब्लिश किया है। अब जो ये सबमिट हुआ, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इंग्लिश वाला नाम याद रखना है, ऐसे कैसे इंग्लिश वाला नाम दिया जा सकता है। विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वेयर द सावलकोट हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए चिनाब रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर, चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन बी गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, गंगा नदी। ऑप्शन सी गोदावरी रिवर महाराष्ट्र या गोदावरी नदी महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र रिवर असम। इसका जो सही जवाब है वो है चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर में एक जो है जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है जिसका नाम है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। इसके लिए एक बांध बनाया जा रहा है, उस बांध का नाम है सावलकोट बांध। भारत में जो है सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अब पुनर्जीवित कर दिया है। ये पहले जो है बंद कर दी थी भारत ने, इसको इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, रिवाइव कर दिया है। और इसके लिए क्योंकि सिंधु जल संधि जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो अबेंडन हो गई है, अबेंस में डाल दी गई है। इससे पहले ये क्यों बंद किया गया था? इसलिए बंद किया गया था क्योंकि जो सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु नदी जो है उस पर जो है एक सिंधु जल संधि हो चुकी थी। अब क्या है सिंधु जल संधि? चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की एक पश्चिमी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में बहती है। IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत का अधिकार सीमित है। मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि क्या है। ये जो है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को बंटवारे के लिए हस्ताक्षर की गई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक संधि है। ये संधि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब जो है इनके पानी का उपयोग कौन करेगा इसका निर्णय करती हैं और सहयोग और सूचना का आदान प्रदान हेतु एक तंत्र स्थापित करती हैं। एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सके। इसमें जो 3 पश्चिमी नदियाँ हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इंडस, चिनाब एंड झेलम जो है ये इसके पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए उपयोग में के लिए छोड़ा गया है और भारत द्वारा कुछ गैर उपयोग्य है। ये भारत द्वारा कृषि और घरेलू उपयोग के लिए काम में लिया जा सकता है, इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए इसको काम में नहीं लिया जा सकता। जबकि जो 3 पूर्वी नदियां हैं जिनका नाम है रावी, व्यास और सतलुज, ये जो है भारत अप्रतिबंधित रूप से इसका उपयोग कर सकता है। तो 3 रिवर जो है पाकिस्तान के हिस्से आई है और 3 आई है भारत के हिस्से में। लेकिन जो 3 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी उनमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से जो 80% पानी जो है वाटर जो है इस पूरे बेसिन का इन 6 नदियों का मिलाकर वो पाकिस्तान के पास जाता है और भारत के पास सिर्फ रहता है 20% पानी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो है हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको स्थगित कर दिया है। अब इसके तहत एक जो है स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया है, परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया है। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी बोथ कंट्रीज मस्ट सेट अप अ परमानेंट इंडस कमीशन। दोनों जो देश हैं ये एक परमानेंट स्थायी सिंधु आयोग गठित करेंगे और इनकी वार्षिक बैठक अनिवार्य है, मतलब साल में एक बार इनकी बैठक होगी। भारत में जो है ये जो जल विद्युत परियोजना है इनकी निगरानी कौन रखता है? NHPC रखता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है वो जो है इसके लिए क्रियान्वयन इकाई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये हो गया इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, द्विराज्य समाधान किससे संबंधित है? 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है?
ऑप्शन ए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन बी कोरियन पेनिनसुला डिवीजन यानी कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन, ऑप्शन सी साउथ चाइना सी के टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी दक्षिण चीन सागर का क्षेत्रीय विवाद, ऑप्शन डी इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इजराइल फिलिस्तीन संबंध। अब ये क्या है द्विराज्य समाधान? टू स्टेट सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा नाम का एक प्रस्ताव पारित किया। कौन सा डिक्लेरेशन? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। और द्विराज्य समाधान का समर्थन किया। भारत उन 142 देशों में शामिल है जिन्हें इसके पक्ष में मतदान किया। उन 142 देशों में से हैं जो कहते हैं कि द्विराज्य समाधान होना चाहिए इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का। कई पश्चिमी देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि ने फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। बहुत सारे पश्चिमी देश जो हैं जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है, इन्होंने जो है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसे द्विराज्य समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। भारत भी जो है वो द्विराज्य समाधान के पक्ष में है, अर्थात संप्रभु व्यवहार्य फिलिस्तीन बातचीत के माध्यम से सहमत इजराइल के साथ सह अस्तित्व, मतलब दो देश होने चाहिए, एक फिलिस्तीन होना चाहिए और एक इजराइल होना चाहिए। दो राज्य समाधान का मतलब क्या है? टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब तात्पर्य है दो राज्यों की स्थापना करके इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को हल किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज H1B? H1B क्या है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए US वीज़ा फॉर फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन बी एन इंडियन स्कीम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन ए क्या है? विशिष्ट व्यवसायों में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों के लिए एक अमेरिकी वीजा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य बीमा के लिए एक भारतीय योजना, फिर ए नेशनल हाईवे अंडर NHAI द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन 4 है भारत में आयकर रिटर्न का फॉर्म एंड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इन इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक वीज़ा है, विशिष्ट व्यवसायों में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों के लिए अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला वीज़ा। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था? ट्रंप प्रशासन ने 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा आवेदनों पर 1 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा की। मतलब जो भी इस वीज़ा को खरीदेगा उसको 1 लाख अमेरिकी डॉलर भरने पड़ेंगे। ये शुल्क नवीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर लागू नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं कि हर साल देना पड़ेगा, ये एक बार देना पड़ेगा जब आप नया वीज़ा बनाओगे। भारत विशेष रूप से H1B वीज़ा धारकों के परिवारों के लिए मानवीय परिणामों को लेकर चिंता है। H1B वीज़ा जो है अमेरिका में विशिष्ट व्यवसायों जैसे कौशल, शिक्षा आवश्यकताओं यानी स्पेशल जो ऑक्यूपेशन है जैसे स्किल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, इनके लिए ये दिया जाता है। ये 6 वर्षों तक वैध रहता है, प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए इसको रिन्यू करवाया जा सकता है। वर्तमान में H1B धारकों में अधिकांश भारत में है। सबसे ज़्यादा जो H1B वीज़ा होल्डर हैं वो कहाँ पर है? इंडियन है। सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? इंडियन है। और ये मेनली जो है टेक्नीशियन या इंजीनियर है। तो इस वजह से जो है भारत को नुकसान होने वाला है H1B वीज़ा पर प्रतिबंध की वजह से। अब जो है अगला सवाल देखते हैं। भारत ने असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए किस संगठन के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया साइन द लोन एग्रीमेंट फॉर असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी शार्क? तो इसका जो सही जवाब है वो है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ADB के साथ भारत ने जो है असम में जो है अर्बन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक असम में शहरी जीवन यापन और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक जो है ADB जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। वेरी इंपॉर्टेंट, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके 67 जो है मेंबर्स हैं। इसका जो है सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो कौन है? लार्जेस्ट शेयर्स जो है ADB में वो किसके पास है? जापान के पास में 15.677%। इसके बाद में चाइना है और थर्ड जो है वो भारत है। थर्ड कौन है? इंडिया। ADB जो है इसका उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास यानी सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया पैसिफिक विद इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। दिस इज कैरिड आउट थ्रू 80% इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। ये क्या 80% जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार को ऋण देता है। और किस लिए देता है? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचे का विकास करना, लोक प्रशासन की प्रणाली में निवेश करना आदि भी इसके प्रमुख कार्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है पहला 101st 101st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 91 अमेंडमेंट। 101वां, 73वां, 86वां, 91वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। भारत में जो है अभी जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। इसके तहत क्या किया गया है, जो कर संरचना है उसके जो स्लैब है वो 0%, 5%, 18% और 40% रख दिए गए हैं। 12% और 28% हटा दिए गए हैं। आवश्यक जो दवाएं थी जैसे स्टेशनरी वगैरह, इस पे जो है टैक्स कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल वगैरह है वहाँ पर टैक्स को कम कर दिया गया है। जो जीएसटी है वो 101 यानी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में लागू किया गया था और 2017 से ये लागू हो गया था। इसमें पहले कई स्लैब थी और अब हट चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सावेल सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद और सी डी चेन्नई। तो सही आंसर है इसका हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है भारत का राइस कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड किया गया, राइस चावल सम्मेलन जो है मनाया गया। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया जाएगा 30-31 अक्टूबर को। ये 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली है कॉन्फ्रेंस। ये आयोजन भारतीय चावल निर्यातक संघ जो है वो करेगा। इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन जो है इसको आयोजन करेगा और इसमें जो है योगदान यानी भागीदार कोलैबोरेशन कौन करेगा? अपेडा। अपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है एग्रीकल्चर और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्यात के लिए प्राधिकरण है, कार्य करता है। तो इस तरह से अपन ने आज के करंट अफेयर्स देखे और आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको अपन ने कवर किया। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई खबरों के साथ।